Welcome, dear students. This is the second part of the chapter Cold War era. Earlier we have discussed about the concept of Cold War, unipolarity, bipolarity and the Cuban Missile Crisis. I just wish कि अब आपको bipolarity समझ में आ गई. In this video we are going to discuss about the second half of the chapter. अब इसमें हम थोड़ा सा और पास्ट में जाते हैं. अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दी एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी. अब उसके बाद जो सिनेरियो था पूरे वर्ल्ड में, तो वो था बाइपोलरिटी का. बाइपोलरिटी मीन्स देयर वर टू सुपर पावर्स. अब जब हम बात करते हैं टू सुपर पावर्स, तो ये नहीं था कि सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर था. अच्छा, यहाँ पे ये पता होना ज़रूरी है कि व्हाट वाज यूएसएसआर. यूएसएसआर था क्या? USSR was Union of Soviet Socialist Republic. Union of Soviet Socialist Republic. एक्चुअली जो आज हम रशिया जानते हैं, ऐसे टोटल 15 कंट्रीज़ कंबाइन होकर के थे और ये बाद में डिसइंटीग्रेट हुआ, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में. तो USSR तो एक तरफ था आपके बाइपोलरिटी में USA द सुपर पावर, और दूसरी तरफ था USSR. ये जो दो कंट्रीज़ थे यही नहीं थे, इनके साथ इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे जो इनको और ज़्यादा सुपर पावर बनाना चाहते थे. एक तरफ थी टीम USA और दूसरी तरफ थी टीम USSR. अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं कि टू पावर ब्लॉक्स, अब इनमें से हमने एक नाम जो दिया है, एक को हम बुलाते हैं USA की साइड को, उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस. अलायंस मीन्स बीइंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ जुड़े हुआ सिस्टम. तो वेस्टर्न अलायंस उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को हम बोल सकते हैं जो कि थे USA के फेवर में. वो चाहते थे कि USA सुपर पावर रहे. अब USA ये जो वेस्टर्न अलायंस है, तो इन की जो टीम थी उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई. ये आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और अगर MCQ आए तो इनमें से किसी भी एक का आपके अब्रीविएशन का आ सकता है फुल फॉर्म एक्सपेंड करना. वो कौन कौन से थे USA के? इट वाज NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये थे हिस्सा वेस्टर्न अलायंस के, द कंट्रीज़ विच वर इन फेवर ऑफ USA. इसी तरह से जो कंट्रीज़ USSR के फेवर में थे, तो वो आते थे ईस्टर्न अलायंस में, और उन्होंने बनाया था एक पैक्ट. इसका भी शॉर्ट आंसर आता है जो आपको लर्न करना है. दैट वाज नोन एज वॉर्सो पैक्ट. अब जब हम इन दोनों बाइपोलरिटी भी देख ली हमने, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस भी देख लिया. अब इसके साथ एक और आपके छोटी सी टर्म आती है कि इन दोनों में जब इन दो पावर ब्लॉक्स बन गए और पूरी ये सिचुएशन थी कि कहीं ना कहीं वॉर हो सकती थी, कोल्ड वॉर चली रही थी, जो हमने आगे देखा 1962 वाला केस, तो इन सब में वॉर फिर भी नहीं हुई. तो वो क्यों नहीं हुई? तो उसमें आता है क्वेश्चन पॉलिसी ऑफ डिटरेंस. इट वाज अ लॉजिक फॉलोड बाय बोथ द सुपर पावर्स टू अवॉइड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. क्या थी पॉलिसी ऑफ डिटरेंस? कि दोनों ही कंट्री ने ये डिसाइड किया मिलके कि कहीं कुछ भी हो, सिचुएशन कितनी वर्स हो, लेकिन हमें वॉर नहीं करनी है. द वॉर शुड नॉट टेक प्लेस, बिकॉज ये दोनों को पता था कि दे हैड द कैपेसिटी टू रिटेलिएट, यानी कि दोनों को अपनी अपनी पावर का अंदाज़ा था और एक दूसरे का भी, कि अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो कितना लार्ज स्केल पे होगा. तो इसलिए उन्होंने पॉलिसी कौन सी फॉलो की? पॉलिसी ऑफ डिटरेंस. अब इसमें भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि दोनों सुपर पावर्स ने कुछ ट्रीटी साइन की जो कि आर्म्स कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी थी, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं. वन वाज LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 5 अगस्त 1963 को साइन हुई है, और दूसरी थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1 जुलाई 1960 को साइन हुई है.
अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चैलेंज टू बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी तो थी साथ पूरी दुनिया में, 2 सुपर पावर्स, 2 सेक्ट, 2 पार्ट बन गए थे। अब उसको चैलेंज हुआ, उसको किसी ने कोशिश की कि वो इतना ज़्यादा स्प्रेड अप ना हो। तो उसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वो डिस्कस करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM, जो कि बहुत ही इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन माना गया है। व्हाट वाज द पॉलिसी, इसके फीचर्स, इसके फाउंडिंग मेंबर्स, ये सारी डिटेल्स इसकी आती हैं, जो कि आप एक पूरा आंसर, लॉन्ग आंसर है, बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। हियर ओनली वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, क्या था? नॉन मतलब नहीं, अलाइन मतलब जुड़ना। मूवमेंट आपको पता ही है, मूवमेंट मीन्स प्रोसेस जो कि आगे बढ़ रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था ये भी। NAM के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज़ फर्स्ट PM मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा यूगोस्लाविया के थे, इजिप्ट के थे। अब इन लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया था कि वो किसी भी पावर ब्लॉक से नहीं जुड़ेंगे। दे वर इन अ वे न्यूट्रल, और पहली चीज़ तो पावर ब्लॉक से नहीं जुड़ेंगे, और सेकंड इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, दे वर अगेंस्ट वॉर। ये नहीं चाहते थे कि अब कोई भी तरह का वायलेंस हो। इसलिए एक तरह से ये बहुत पीसफुल स्टेप था पूरे वर्ल्ड के लिए कि नॉन अलाइन मूवमेंट। कुछ कंट्रीज़ तो USA के सपोर्ट में चले गए, कुछ USSR के, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ रहे जैसे इंडिया, इन्होंने ये सोचा कि हम बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस ग्रो हो रहे हैं, इनके ग्रो होने में हम कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ NAM वर यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, Indonesia and Ghana. The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961, और ये धीरे धीरे करके एक पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। इससे काफ़ी कंट्रीज़, स्पेशली जो छोटे कंट्रीज़ भी थे, वो भी जुड़ते गए, जिनके पास ये एक तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा था NAM में जुड़ करके कि वो तो फिर USA की तरफ है ना, USSR की, वो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अगर ये न्यूट्रल वर्ड यूज़ हो रहा है तो इट डजंट मीन बीइंग साइलेंट। ऐसा नहीं था कि NAM जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम इसके फेवर में भी नहीं है उसके। इसके अलावा इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वॉर को रोकने में, वर्ल्ड को और ज़्यादा डिवाइड होने में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये हम नहीं कह सकते कि NAM का रोल नहीं था। NAM का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि लड़ाई किसी भी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज ऑन पेपर्स। ये बहुत एक, इसलिए इसको टाइटल दिया गया चैलेंज टू बाइपोलरिटी। ये जो नॉन अलाइन कंट्रीज़ थे, इनमें से ज़्यादातर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, और इन कंट्रीज़ के लिए पावर ब्लॉक में जुड़ने से ज़्यादा अहमियत जो चीज़ रखती थी, इम्पॉर्टेंस रखती थी, वो थी खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना। इनमें से कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ थे जो कि अभी रिसेंटली ही इंडिपेंडेंट हुए थे, और जिनको कि बहुत ज़्यादा अपना सेटअप बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, और इनकी जो डिपेंडेंसी है रिच कंट्रीज़ पे वो ख़त्म करनी थी। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे जुड़ता है, जो कि एक अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नाउ दिस इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन related with the topic NIEO, New International Economic Order. The UN Conference on Trade Development brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, इसमें इन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, जैसे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें कंट्रोल मिलना चाहिए अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो कि पहले उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। उनको इसी के साथ ही वेस्टर्न मार्केट में
अपना मार्केट मिलना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर पाएँ. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड दीज कंट्रीज अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग. इसके बाद हमारे जो लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है दैट इज़ रिलेटेड विथ द रोल ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इंडिया NAM नॉन अलाइन मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर रहा है. NAM के फीचर्स ये आपको बता दिया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसकी पूरी डिटेल एक अच्छा सा आंसर आप प्रिपेयर करके लर्न करेंगे. कॉमनली अकर्ड क्वेश्चन है ये. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा है. इंडिया का जो रोल रहा है कोल्ड वॉर में उसको हम टू फोल्ड में लेते हैं. टू फोल्ड यानी टू वेज. फर्स्ट इट स्टेड अवे फ्रॉम अलाइंसेस आपको पता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस. एंड सेकेंडरी इट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ ईदर द अलायंस. यानी कि इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी आवाज़ उठाई कि जो नए नए कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट हुई थी, फ्री हुई थी, तो वो अगर किसी भी अलायंस से जुड़ रही थी चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, तो इसके खिलाफ भी इंडिया ने आवाज़ उठाई. इसके साथ साथ इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस पे अपना डिसीजन दे पाएँ, अपनी राय रख पाएँ और दोनों सुपर पावर्स के बीच जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कहीं बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाएँ. हालांकि इंडिया की जो पॉलिसी है उसको अनप्रिंसिपल्ड भी बोला गया है एंड इनकंसिस्टेंट भी बोला गया है. बट वी से दैट इट वाज बेस्ड ऑन अ रिजॉल्व टू डेमोक्रेटाइज इंटरनेशनल सिस्टम. बट ये बहुत ज़रूरी है यहाँ कहना कि इंडिया का हमेशा स्टैंड रहा है कि जो बहुत छोटे कंट्रीज़ थे दे नीड नॉट टू फॉलो एनी ऑफ द बिग पावर्स. इंस्टेड दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो. यानी जो छोटे कंट्रीज थे उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं था कि वो किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करें. ये हमेशा इंडिया का कॉन्सेप्ट रहा है और थॉट रहा है और इस पे वो इसलिए उन्होंने NAM के वो मेंबर बने. बिफोर एंडिंग द चैप्टर we'll discuss a few terms. I just wish that you have understood. And it is very important here to say that we have just discussed the concept, basic concept of these topics. Main answers you have to learn in the same language as it is given in book. First is the concept of unipolarity, bipolarity, definition of Cold War, Cuban Missile Crisis, emergence of two power blocks, Western Alliance and Eastern Alliance, challenge to bipolarity, non-aligned movement, new international economic order, India and the Cold War. This is your chapter 1.